In this, I will explain this chapter name of this chapter is wave. And details I am going to cover it. Wave motion. Name of the lecture is wave motion. वेव कैसा दिखता है वेव? एक्चुअली अगर मैं बात करूँ वेव हाउ डज वेव लुक्स, सो वेव कुछ इस तरह का दिखता है. वेव लुक्स लाइक दिस. This is not working. तो वेव कुछ इस तरह का है. दिस इज वेव. इसका क्या काम है? जैसे ये वेव वेव कुछ इस तरह का दिखता है, इस तरह का लहर जैसा होता है. ए वेव इज अ डिस्टरबेंस विच ट्रांसपोर्ट एनर्जी. ये वेव क्या करता है कि ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट किसको करता है? एनर्जी को. एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी ट्रांसफर होता है. तो क्या ट्रांसफर होता है? एनर्जी ट्रांसफर. मतलब पहले एनर्जी यहाँ था तो वो एनर्जी यहाँ तक आ जाता है. तो ट्रांसफर जो होता है वो एनर्जी का ट्रांसफर होता है. और ये डिस्टरबेंस क्रिएट करता है. अगर वाटर है, वाटर एक स्थाई में है, उसमें कोई मोशन नहीं है, तो वाटर एक रेस्ट में है. अगर उसमें हम कोई पत्थर डालें या फिर कुछ भी, तो उसको एक डिस्टरबेंस फील होगा. तो वहाँ से क्या होता है कि हमने उसे एक एनर्जी दिया, वो एनर्जी अब ट्रांसफर करेगा किसी और में. तो वेव का काम क्या होता है? वो डिस्टरबेंस क्रिएट करता है और ये एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह. एंड मोमेंटम बोथ फ्रॉम वन पॉइंट टू और मोमेंटम, क्योंकि देखो पहले यहाँ से इसका स्पीड पहले यहाँ था, यहाँ मूव करेगा, फिर धीरे धीरे करके ये मोमेंट यहाँ तक जाएगा. तो एनर्जी कैसे ट्रांसफर होगा? मोमेंटम के कारण. तो दोनों क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है बोथ फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट द एक्चुअल ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर. यानी जो जो ये एक्चुअल जो मटेरियल है, जो पार्टिकल है, वो एक्चुअली में डिस्प्लेसमेंट नहीं करता. डिस्प्लेसमेंट उसका जीरो रहता है. तो जो मोमेंट होता है, मोमेंट तो मैटर का भी होता है, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट इसका जीरो हो जाता है. लेकिन जो एक्चुअली में मोमेंट जो एक्चुअली में ट्रांसपोर्ट होता है वो एनर्जी का और मोमेंटम का होता है. दिस वॉज अबाउट वेव मोशन. ना उसके बाद है टाइप्स ऑफ वेव्स. टाइप्स ऑफ वेव्स. देखो ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम अगर बात करें तो हमारे पास दो टाइप्स ऑफ वेव्स है. ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम, तो जो मैकेनिकल है ये मीडियम पर डिपेंड करता है, और नॉन मैकेनिकल मीडियम पर डिपेंड नहीं करता, ये मीडियम पर डिपेंड करता है. वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ वेव्स ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम रिक्वायर्ड. तो मीडियम पर कौन, ये जो मैकेनिकल वेव है वो मीडियम पर निर्भर करता है, लेकिन नॉन मैकेनिकल. और ये जो नॉन मैकेनिकल है इसमें जितने भी आते हैं जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, तो ये सभी हम चर्चा करेंगे क्लास 12 में. जो इस चैप्टर में चर्चा करना है हमें वो है मैकेनिकल वेव. लेट्स सी व्हाट इज अ मैकेनिकल वेव एंड व्हाट इज अ नॉन मैकेनिकल वेव. इसे रिक्वायर्ड होता है मटेरियल मीडियम फॉर द प्रोपैगेशन. प्रोपैगेशन करने के लिए इसे मीडियम की जरूरत पड़ेगा. और इसका जस्ट अपोजिट, इसे कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होता मीडियम का फॉर द प्रोपैगेशन. ये बिना मीडियम के भी जा सकता है. बिना मीडियम का ये प्रोपैगेशन कर सकता है. इसके एग्जांपल्स है साउंड वेव्स. साउंड जब हमें प्राप्त होता है तो वो पार्टिकल्स पार्टिकल्स क्या होता है? पार्टिकल्स के द्वारा एनर्जी, वो जो साउंड एनर्जी है वो आता है हमारे कानों तक. वेव्स ऑन स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग. ये सब में क्या है कि ये साउंड को हवा, एयर की एयर ये से मीडियम मिलता है. उसी प्रकार इन सब को भी मीडियम मिलता है, जैसे वेव्स ऑन स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग्स. स्प्रिंग स्प्रिंग इसको स्प्रिंग बोलते हैं ना, इस तरह का. एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स पढ़ते हैं, उससे स्प्रिंग की बात हो रहा है. फिर उसके बाद है इसमें एग्जांपल्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जैसे कि सन है और हमारा अर्थ है. तो यहाँ तक कुछ कुछ जगह तक यहाँ पर क्या होता है? वैक्यूम होता है. तो वैक्यूम कुछ नहीं, वैक्यूम का मतलब कुछ नहीं है, फिर भी ये क्या करता है? हमें सन रोशनी प्रोवाइड करता है.
तो यहाँ पर क्या है, ऐसे कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ा। तो ऐसे एग्जाम्पल्स को हम नॉन मैकेनिकल वेव्स कहते हैं, जिन्हें कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ता फॉर द प्रोपागेशन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर द ओनली टाइप ऑफ नॉन मैकेनिकल वेव्स। ओके, फिर उसके बाद है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडियम टू प्रोपागेट मैकेनिकल वेव्स। यानी करेक्टरिस्टिक्स क्या है मीडियम का प्रोपागेट करने के लिए मैकेनिकल वेव्स का। जैसे पहला यहाँ पर है, मीडियम शुड पोसेस, जैसे इलास्टिसिटी हो गया, ये नशा हो गया, लो रेजिस्टेंस हो गया, ये सभी एक मीडियम के रूप में काम करता है। लो रेजिस्टेंस, ये सभी क्या है, करेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ वेव्स ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल। जो इस पिछले में पढ़े हमने वो था बेस ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम, लेकिन ये जो टाइप्स ऑफ वेव्स है ये ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स है। जैसे ट्रांसवर्स वेव हो गया, और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल से हमें ये याद रखना है कि इसका जो होल्ड ऑन, जिससे कि दोनों में इस तरह का मूवमेंट होगा, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि इसमें 90 डिग्री का नहीं बनाएगा, मतलब इस तरह का नहीं होगा, बल्कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड होगा, इस तरह का होगा, इस तरह का। ठीक है, तो इस तरह जो मतलब कि 90 डिग्री या एंगल जहाँ जीरो मिला और 180, तो समझ लेना वो क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव या फिर 180 डिग्री थीटा मिलेगा। लेकिन इन द केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव क्या रहता है, वहाँ पर 90 डिग्री का वेव बनता है, और डायरेक्शन जो रहता है वो डायरेक्शन ऑफ वेव इज अ परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। लेट मी एक्सप्लेन इन डिटेल। जैसे ट्रांसवर्स वेव है, ये वी आर टॉकिंग अबाउट इट ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ पार्टिकल। इसका मतलब क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट, यानी जो पार्टिकल्स है ऑफ द मीडियम में वो वाइब्रेट करता है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव। तो ये जो है कौन वाइब्रेट करता है, ये पार्टिकल्स है वो परपेंडिकुलरली इस तरह का वो वाइब्रेट करता है। और जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव, वो इसके परपेंडिकुलर, किसके, पार्टिकल्स के वाइब्रेशन के परपेंडिकुलर। फिर उसके बाद है मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव्स आर जनरेटेड ओनली इन सॉलिड्स एंड सरफेस ऑफ लिक्विड। इसका मतलब है कि जो मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव है उसे प्रोड्यूस किया जाता है सिर्फ सॉलिड्स और सरफेस ऑफ लिक्विड्स, ये सभी क्या है, मीडियम्स है। और इस ट्रांसफर वेव्स है वो सिर्फ सॉलिड्स और सरफेस ऑफ लिक्विड में ही जनरेटेड किया जा सकता है। इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ्स। ये क्रेस्ट और ट्रफ्स क्या होता है, देखो, इट ट्रेवल्स किस, क्या ट्रेवल्स करता है, लेट मी एक्सप्लेन। जैसे यहाँ पर है, ये क्या है, पार्टिकल है, अप डाउन जो होगा वो पार्टिकल है, इस तरह का अप डाउन होगा। और जो ये क्रेस्ट है वो हाईएस्ट है, इसका हाईएस्ट पॉजिटिव साइड तरफ इसका हाईएस्ट क्या है, या फिर कह सकते हो मोर जो डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम द मेन पोजीशन, वो इन द पॉजिटिव साइड दैट विल बी नॉन एज ए क्रेस्ट, और जो इन द नेगेटिव साइड है वो ट्रफ कहलाएगा। तो ये जो क्रस्ट और ट्रफ, इसी में क्या होगा, मोमेंट होगा पार्टिकल का। तो ये कौन करता है इस तरह का मोमेंट, वो ट्रांसवर्स वेव करता है। इस तरह का क्या वेव वेव कहलाता है, ट्रांसवर्स वेव। यानी देखो, पार्टिकल क्या करेगा, अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा, और उसका जो डायरेक्शन है इसके परपेंडिकुलर रहेगा। किसका डायरेक्शन, वेव का डायरेक्शन। पार्टिकल का मूवमेंट अप डाउन रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव साइड तरफ, और जो पार्टिकल का जो वेव है वो इसके परपेंडिकुलर रहेगा, पार्टिकल के परपेंडिकुलर इस तरह का रहेगा। ठीक है, इस तरह का रहेगा। तो क्रेस्ट और ट्रफ इस तरह का मूवमेंट होता जाएगा। जो ये दोनों के बीच में क्रेस्ट, दो दो क्रेस्ट, बिटवीन टू क्रेस्ट जो स्पेसेस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट इज नॉन एज लेमदा, या फिर वेवलेंथ हम कहते हैं इसे। उसी तरह नीचे भी डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रफ इज दिस इज कॉल्ड एज लेमदा। ठीक है, नो प्रॉब्लम।
नो प्रॉब्लम। इसमें हमें क्या जाना था, क्रेस्ट क्या होता है और ट्रफ ट्रफ क्या होता है और लेमदा क्या होता है। तो लेमदा क्या है, लेमदा इज द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट एंड सेम डाउनवर्ड इन नेगेटिव इन अ नेगेटिव साइड, या फिर बोल सकते हैं इन वाई, इन नेगेटिव वाई एक्सिस। और मेन चीज़ क्या है कि जो इसमें पार्टिकल है वो अप डाउन यानी पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाता रहता है, पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह का, इस तरह का पॉजिटिव नेगेटिव जाता है। और जो वेव का डायरेक्शन है वो पार्टिकल पार्टिकल के मूवमेंट के परपेंडिकुलर होता है। फॉर एग्जाम्पल्स है वेव्स इन स्ट्रिंग्स, ये एग्जाम्पल्स है वेव्स इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग्स में वेव्स, स्ट्रिंग्स में जो वेव्स है। अच्छा, एक चीज़ थोड़ा गहराई में समझे, तो जो स्ट्रिंग तो होता है उसमें गिटार में, हम इसमें क्या करते हैं कि इसको इस तरह हम फिंगर से करते हैं तो इस तरह क्या हो, और उसके क्या होता है कि परपेंडिकुलर, इसी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होता है वेव का, वेव का डायरेक्शन इस तरह आता है। तो ये बेस्ट एग्जांपल है। और इसमें क्या है कि वाइब्रेशन करने की जरूरत पड़ता है, जब तक वाइब्रेशन नहीं होगा तब तक ये वेव प्रोड्यूस नहीं करेगा, और वेव प्रोड्यूस नहीं करेगा तो साउंड भी नहीं आएगा। तो प्रोपेगेशन करने के लिए मतलब हमें से मीडियम मीडियम है, दिस इज मीडियम टू टू प्रोपेगेट। तो प्रोपेगेशन जैसे होगा ये वेव प्रोड्यूस करेगा, इसका मतलब साउंड प्रोड्यूस करेगा। लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड नॉन मैकेनिकल वेव्स। जितने भी लाइट वेव्स है, लाइट वेव्स, ये जो लाइट वेव्स है वो ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड नॉन मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है और नॉन मैकेनिकल वेव्स। ठीक है। फिर उसके बाद है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इसमें क्या होता है कि पार्टिकल का मूवमेंट बैकवर्ड और फॉरवर्ड होता है, एक्स एक्सिस में या फिर वाई एक्सिस में, एक ही डायरेक्शन होता है। और जो डायरेक्शन होता है वेव का उसी के अलोंग रहेगा, पार्टिकल के मूवमेंट के अलोंग ही रहेगा। द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट इन द सेम डायरेक्शन इन विच वेव इज प्रोपैगेटिंग। जिस डायरेक्शन में प्रोपैगेट प्रोपैगेशन हो रहा है उसी डायरेक्शन में वेव का वेव का डायरेक्शन होता है। दे ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन। ये ट्रैवल करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन। हमने ट्रांसवर्स में देखा कि वो ट्रैवल कर रहा था इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट ऑन ट्रफ में। बट जैसे ही हम वी टॉक अबाउट लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, तो इसमें क्या है कि ये ट्रैवल करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन। जैसे कंप्रेशन का क्या मतलब है, कंप्रेशन मतलब है कि रीजन ऑफ हाई पार्टिकल डेंसिटी, वो एरिया जहाँ पर पार्टिकल्स बहुत हैं तो इसका मतलब डेंसिटी वहाँ पर ज़्यादा है। और रेयर फ्रैक्शन का मतलब रीजन ऑफ लो पार्टिकल डेंसिटी, जैसे कि ये जो यहाँ पर रीजन है ये रीजन थोड़ा हल्का कम है, यानी यहाँ पर अभी भी पार्टिकल्स है बट जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो लो कम है। तो इस एरिया को हम बोलेंगे रेयर फ्रैक्शन, रेयर फ्रैक्शन बोलेंगे, रेयर फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन से याद रखना कम डिवीजन, तो यहाँ पर कम रहेगा। और कंप्रेशन मतलब दबाव, तो यहाँ पर क्या होता है कि इधर से दबाव आता है, इधर से दबाव आता है, तो यहाँ पर बहुत सारे पार्टिकल्स जमा हो जाएंगे। तो यहाँ पर डेंसिटी जमा होना यानी यहाँ पर क्या हुआ कि बहुत सारे नंबर्स आ गए किसके, पार्टिकल्स के, तो एक तरफ से हम उसे क्या बोलते हैं, डेंसिटी। तो कंप्रेशन मतलब होता है रीजन ऑफ हाई पार्टिकल डेंसिटी, और रेयर फ्रैक्शन का मतलब होता है रीजन ऑफ लो पार्टिकल डेंसिटी। तो ये रीजन रेयर फ्रैक्शन कहलाएगा, ये रीजन कंप्रेशन कहलाएगा, ये रीजन रेयर फ्रैक्शन, ये रीजन कंप्रेशन, ये रीजन रेयर फ्रैक्शन, ये कंप्रेशन। ओके। जैसे कि यहाँ पर है, तो यहाँ पर जो डेंसिटी है पार्टिकल का ज़्यादा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंप्रेशन। यहाँ कंप्रेशन हो रहा है, इधर से कंप्रेशन हो रहा है। और ये रीजन खा ले तो इसको बोलेंगे रेयर फ्रैक्शन, ये रेयर फ्रैक्शन है, और ये इसको बोलेंगे कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन। और जो लेमदा है ये दोनों के बीच का ये दोनों, और इसमें ये दोनों के बीच का, ठीक है, इसको बोलते हैं लेमदा। जो वेव जा रहा है इससे डायरेक्शन जा रहा है और इन दोनों का मूवमेंट भी इधर ही हो रहा है। तो लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्ग से याद रखना है कि लेंथ एक तरफ से इधर ही सेम डायरेक्शन, जिधर साइड वेव प्रोपेगेट करेगा उसी डायरेक्शन में उसका वेव का डायरेक्शन होगा। एग्जाम्पल है साउंड वेव्स इन ईयर। जो साउंड वेव्स प्रोड्यूस होता है एयर में, तो एयर को क्या करता है, एयर उसका मीडियम बन जाता है, फिर वहाँ से प्रोपेगेशन प्रोड्यूस होता है, फिर
वहीं से उसी डायरेक्शन से हमें क्या प्राप्त होता है, अ, वहीं से उसी डायरेक्शन से क्या प्राप्त होता है, साउंड। सोच के देखो, अगर उस वहाँ पर ज़्यादा पार्टिकल्स हो जाएगा तो क्या करेगा वो, साउंड साउंड की इंटेंसिटी को कम कर देगा, अगर एयर पार्टिकल ज़्यादा हुआ तो। क्योंकि फिर अगर हम चाहते हैं कि वो उसे वो एज अ रिस्ट्रिक्शन रजिस्ट्रेशन वर्क ना करे, तो हमें फिर साउंड की फोर्स बढ़ाना पड़ेगा। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन बी प्रोड्यूस इन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। इसकी एक खासियत है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स किस केस में प्रोड्यूस किया जा सकता है, सॉलिड्स में और लिक्विड्स में और गैसेस में। गैसेस में भी तीनों फॉर्म में प्रोड्यूस किया जा सकता है। दे कैन नॉट बी पोलराइज्ड, आल्सो नोन एज अ प्रेशर और कंप्रेशन वेव। ये प्रेशर और प्रेशर वेव्स या कंप्रेशन वेव्स के नाम से भी जाना जाता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। हार्मोनिक, हार्मोनिक इसका मतलब क्या है कि वन डायमेंशन वेव y is a function of two variables x and t। x पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल और t है सो टाइम। x क्या है, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल। तो इस प्रकार से क्या होगा, जो y है y विल बी इक्वल टू एफ एक्स कॉमा टी। गिवन फंक्शन मस्ट सेटिस्फाइड, जो फंक्शन दिया हुआ वो सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो हम इसे डबल डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे। we will differentiate it double times we will differentiate it double times। जैसे कि गिवन फंक्शन है वो सेटिस्फाइड करना चाहिए, इसको चेक करने के लिए हम इसे डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो क्या यहाँ पर कांस्टेंट है। इसी तरह हमें जनरल सॉल्यूशन फॉर इक्वेशन। आई डोंट हैव टू मच आइडिया फॉर दिस, वट एवर आई कैन एक्सप्लेन आई एम एक्सप्लेन। रिलेशन बिटवीन फेजर डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस क्या है। देखो फेजर डिफरेंस क्या होता है कि बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन अ वेव, यानी एक जैसे मान लो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक फेज बना, फेज बना, ठीक है। फिर एक क्या है कि पार्टिकल है कुछ इस तरह का, वो यहाँ से यहाँ तक गया। तो अब ये फेज डिफरेंस निकालना चाहता है, तो फेज डिफरेंस क्या होगा, दिस प्लस दिस हो जाएगा। फेज प्लस और ये जो इतना कवर हुआ, दोनों का ऐड करने से हमें फेज डिफरेंस मिल जाएगा। अगर फेज डिफरेंस चाहिए तो फिर ये बड़े वाले को इस छोटे वाले से घटा देंगे तो फेज डिफरेंस मिल जाएगा, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा पाई से। तो डेल्टा फाई विल बी इक्वल टू 2 पाई अपॉन लेमदा मल्टीपल पाथ डिफरेंस, मल्टीपल पाथ डिफरेंस। उस तरह वेव वेलोसिटी है, v इज इक्वल टू w अपॉन k, और यहाँ से इसे लिखा जाता है लेमदा। w क्या, w रिप्रेजेंट करता है लेमदा को, k रिप्रेजेंट करता है टाइम को। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे 1/t होता है फ्रीक्वेंसी, तो लेमदा विल बी एज इट, और 1/t विल बी आवर फ्रीक्वेंसी एफ। पार्टिकल वेलोसिटी क्या होता है, व्हेन ए वेव प्रोपैगेट, जब एक वेव प्रोपैगेट करता है थ्रू ए मीडियम, एक मीडियम की सहायता से, पार्टिकल ऑफ मीडियम एक्सिक्यूट। तो वहाँ पर क्या होता है कि जो पार्टिकल ऑफ द मीडियम, पार्टिकल ऑफ मीडियम, मीडियम का पार्टिकल है वो एज अ एस एच एम एक्सिक्यूट करता है। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन एस एच एम इज कॉल्ड पार्टिकल वेलोसिटी। जो पार्टिकल की वेलोसिटी वेलोसिटी है इन एस एच एम, सोच के देखो, पार्टिकल मीडियम का पार्टिकल एग्जीक्यूट कर रहा है एज एस एच एम में, तो वो इसका मतलब है कि वो पार्टिकल मूव भी कर रहा है। अब वो एज एस एच एम में एग्जीक्यूट कर रहा है, तो अब जो हम बात कर रहे हैं पार्टिकल वेलोसिटी, तो वो तो अब तो एस एच एम हो गया। अब एस एच एम हो गया तो इसका मतलब वो मूवमेंट कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, तो जो जिस वेलोसिटी से मूवमेंट कर रहा है उसी का हम नाम देते हैं पार्टिकल वेलोसिटी। यहाँ कौन पार्टिकल, कौन वेलोसिटी कर रहा है, कौन वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो पार्टिकल, तो उसे हम कहते हैं पार्टिकल वेलोसिटी। इसमें एक चीज़ खासियत है कि ये पार्टिकल वेलोसिटी, पार्टिकल क्या करना चाहिए, एस एच एम होना चाहिए। तो वी पी, तो ये वी पी का मतलब है पार्टिकल वेलोसिटी, जो कि इक्वल होता है डब्ल्यू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एट वाई इज इक्वल टू जीरो, अगर यहाँ जीरो पुट कर दे तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर हो जाएगा ना, ए स्क्वायर।
तो डब्ल्यू ए आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, वी मैक्सिमम होता है, डब्ल्यू ए क्या देगा हमें, वी मैक्सिमम देगा। लेकिन वाई इज इक्वल टू अगर ए रख दे तो यहाँ पर हमें मिनिमम वी मिलेगा, वो मिनिमम जीरो मिलेगा, दोनों दोनों कट जाएगा जीरो, फिर जीरो मल्टीप्लाई जीरो, जीरो हो जाएगा। पार्टिकल वेलोसिटी वेरीज विद टाइम, याद रहे जो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है इन एस एच एम वो वेरी करेगा विद टाइम। The individual particle which makes up the medium do not travel through the medium with a wave। ऐसा इंडिविजुअल पार्टिकल जो जो मीडियम को ये ये मजबूर कर दे कि वो मीडियम के थ्रू ट्रैवल ना कर सके विथ वेव, दे सिंप्लीफाई ऑसिलेट अबाउट देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो यहाँ पर वीपी पार्टिकल वेलोसिटी मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी विल बी ए के वी वेव। इसमें जैसे ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वेव क्रिएट हुआ, तो वेव क्रिएट हुआ एट दिस पॉइंट। जो पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है वो डी अपॉन डी टी है। तो यहाँ पर डी नहीं है, इसे हम पार्शियल डिफरेंशिएट बोलते हैं। तो पार्शियल डिफरेंशिएट, तो हम एक तरह से बोल सकते हैं कर्ली वाई अपॉन कर्ली टी इज इक्वल टू पार्टिकल वेलोसिटी, और वेव जो जा रहा है इस डायरेक्शन में जा रहा है। उसके बाद है रिलेशन बिटवीन पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी। रिलेशन किसके बीच में, पार्टिकल वेलोसिटी। देखो पार्टिकल और वेलोसिटी दोनों सेम नहीं है। एक केस में क्या हो रहा था कि पार्टिकल अप और डाउन मूव कर रहा था, तो उसमें डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर मिल रहा था, किसका डायरेक्शन, वेव का डायरेक्शन। और दूसरा जो लॉन्गिट्यूडनल है, लॉन्गिट्यूडनल में क्या हो रहा था, पार्टिकल इस एक एक्सिस में मूव कर रहा था, तो डायरेक्शन ऑफ ए वेव उसका भी एक ही डायरेक्शन हो रहा था। तो अब हम दोनों के बीच में रिलेशन देखना चाह रहे हैं। तो वेव इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स हो जाएगा। तो पार्टिकल वेलोसिटी क्या होता है, वी अपॉन, जैसे कि हमने इस फिगर में देखा, तो जो पार्टिकल वेलोसिटी होता है वो होता है वी पी इज इक्वल टू कर्ली वाई अपॉन कर्ली डी। इसी को हम लिख सकते हैं ए ओमेगा, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी है ना, इन एस एच एम क्या होता है, यहाँ ओमेगा आता है, ए डब्ल्यू कोस, इसका डिफरेंशिएट है, इसका डिफरेंशिएट हो रहा है, तो क्या आएगा, ए डब्ल्यू कोस साइन थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा। और यहाँ से टी, टी तो कांस्टेंट रहेगा, तो यहाँ से क्या डब्ल्यू आ गया, डब्ल्यू का डिफरेंशिएट हो गया। फिर वेव वेलोसिटी क्या होता है, वे इज इक्वल टू डब्ल्यू अपन के। अब हमें यहाँ पर क्या करना, इसे सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफाई करने के बाद हमें मिलेगा वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ अ वेव मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ अ वेव, डी वाई अपॉन डी एक्स है, ये स्लोप ऑफ वेव एट पॉइंट एक्स पर है, एक एक्स पॉइंट पर ये स्लोप है किसका, वेव का। वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन अ स्ट्रिंग, अब ये बात कर रहा है कि किसका, ट्रांसवर्स वेव का वेलोसिटी इन अ स्ट्रिंग, वो कितना होता है, वी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी अपॉन म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू ये डेंसिटी, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ स्ट्रेस अपॉन डेंसिटी, डेंसिटी का डेंसिटी रह जाएगा, और ये टी अपॉन पाई आर स्क्वायर क्या आ जाएगा, जैसे कि एफ अपॉन ए होता है ना स्ट्रेस, तो वी आर कंसिडरिंग दिस टी एज अ एफ और पाई आर स्क्वायर ये हो गया, तो स्ट्रेस अपॉन डेंसिटी। तो टी क्या है, टेंशन इन अ स्ट्रिंग, तो यहाँ पर टी है वो टाइम नहीं, यहाँ पर टी क्या है, टेंशन है। तो टेंशन एज अ फोर्स होता है, तो फोर्स अपॉन ए क्या हो जाएगा, स्ट्रेस हो जाएगा, और ये डेंसिटी है। और म्यू क्या है, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी पर यूनिट लेंथ, एक मीटर एक सेंटीमीटर में कितना मास है, दैट इज आवर म्यू। और आर है रेडियस ऑफ स्ट्रिंग है, और ये जो डेंसिटी है वो डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की मटेरियल की डेंसिटी। इम्पोर्टेंट क्या है, ये जैसे कि एक फिगर है, इसमें एक चीज अटैच है, इसमें एक्स लेंथ हो गया और टी टेंशन है, और ए मिल यहाँ पर क्या मास है, और एल है लेंथ। ये हो गया एट जनरल पॉइंट। उसके बाद है एनर्जी डेंसिटी ऑफ वेव वेव एनर्जी डेंसिटी ऑफ वेव, इसका मतलब है इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मीडियम थ्रू विच द वेव इज प्रोपेगेटिंग। मतलब ये एनर्जी जो है वो स्टोर्ड रहता है एक यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मीडियम, मीडियम की एक यूनिट वॉल्यूम में
जो एनर्जी स्टोर्ड है थ्रू विच द वेव इज प्रोपेगेट, जिसके कारण वेव प्रोपेगेट कर पा रहा है। तो वेव प्रोपेगेट कर पाएगा तब जब उसके पास एनर्जी रहेगा, तभी वो एनर्जी पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी में बदलेगा। तो ये कहना चाह रहा है जो एनर्जी डेंसिटी ऑफ वेव है, इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मीडियम थ्रू विच द वेव इज प्रोपेगेटिंग। तो यह इसके लिए फॉर्मूला है, एनर्जी डेंसिटी ऑफ वेव के लिए फॉर्मूला है वी ई। तो ये क्या है, एनर्जी डेंसिटी ऑफ वेव दैट इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि एनर्जी स्टोर रहेगा पर यूनिट वॉल्यूम विच इज इक्वल टू वन अपॉन टू डेंसिटी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, डेंसिटी इज डेंसिटी ऑफ मीडियम, ए इज एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, वेव की एम्पलीट्यूड है, और ये डेंसिटी ऑफ मीडियम है। ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इंटेंसिटी ऑफ वेव, इंटेंसिटी की नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंटेंसिटी ऑफ वेव। अमाउंट ऑफ एनर्जी पासिंग थ्रू विच ए यूनिट एरिया, यानी एक यूनिट एरिया से कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी पास कर रहा है पर यूनिट टाइम, दैट इज दैट इज आवर इंटेंसिटी ऑफ वेव। तो हम इंटेंसिटी ऑफ वेव को आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर पावर अपॉन एरिया है, इसका मतलब है कि एनर्जी कितना पास हो रहा है पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया कितना एनर्जी पास हो रहा है, दैट इज आवर इंटेंसिटी ऑफ वेव। तो पावर का हम लिख सकते हैं एफ ई अपॉन ए टी, और ये हो जाएगा 1/2 डेंसिटी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वी। वी क्या है यहाँ पर, वेलोसिटी ऑफ वेव। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि इंटेंसिटी वाइब्रेशन ड्यू टू डिफरेंट सोर्सेस, डिफरेंट सोर्सेस होने के कारण जो इंटेंसिटी है वो वेरीज करेगा। जैसे पॉइंट सोर्स है उसके लिए आई रहेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। जो लीनियर सोर्स है, अगर लीनियर सोर्स है सिर्फ पॉइंट के लिए, वो रहेगा आई विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन लीनियर सोर्स है तो उसके लिए आर स्क्वायर की जगह यहाँ पर आर हो जाएगा बिकॉज ऑफ लीनियर। तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा ए स्क्वायर अपॉन आर। लेकिन सोर्स है वो प्लानर है तो उसके लिए आर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, आर रेस टू पावर जीरो। वहीं पर ए रहेगा सो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा आर रेस टू पावर जीरो। देन वी कम्स टू साउंड वेव, देन वी कम्स टू साउंड वेव। इसमें क्या होता है कि साउंड इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, साउंड एक एनर्जी का टाइप है दैट मेक्स इट पॉसिबल फॉर अस टू हियर थिंग्स, जो एनर्जी इसे पॉसिबल बनाता है हमें सुनने के लिए, संभव करता है कि हम, यही जो एनर्जी है वो इस तरह ये पॉसिबल करता है कि हमें वो चीज़ सुनाई देता है। एनर्जी, अगर एनर्जी कम रहेगा साउंड का तो एनर्जी, वो साउंड की इंटेंसिटी हमें कम सुनाई देगा। इट ट्रैवल्स इन वेव्स, ये ट्रैवल्स करता है, वेव के फॉर्म में ट्रैवल करता है साउंड भी। लेकिन याद रहे इसे मीडियम की जरूरत पड़ता है, तो मीडियम एज अ एयर काम करता है, एयर एक मीडियम के रूप में काम करता है फॉर द साउंड। तो इट ट्रैवल्स इन वेव्स एंड दिस वेव्स मूव इन अ पैटर्न वेयर पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ। तो इस केस में भी हमें क्या मिलता है कि जो पार्टिकल है वो ऑसिलेट करता है, ऑसिलेट सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, बैक एंड फोर्थ की तरह ये मूवमेंट करता है इन द सेम डायरेक्शन एज द वेव। वेव भी इसी तरह का, लेकिन वेव आगे की ओर जाते रहता है। इससे क्या बोलता है, अगर बैक एंड फोर्थ कर रहा हो, वाइब्रेट कर रहा हो, पार्टिकल भी बैक एंड फोर्थ कर रहा हो और वेव भी कर रहा हो, तो उसे क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। यानी जो डायरेक्शन प्रोपेगेशन ऑफ अ पार्टिकल का जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन वेव का भी है, तो उस वेव को हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। साउंड वेव्स कैन रिफ्लेक्ट, रिफ्रैक्ट, इंटरफेयर एंड डिफ्रेक्ट। मतलब साउंड वेव्स रिफ्लेक्ट भी कर सकता है, समझ रहे हो, जैसे कि मान लो अगर सॉलिड रख दें हम उसके सामने, साउंड के सामने, तब तो वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा। लेकिन रिफ्लेक्ट कब करेगा, जब वो सॉलिड ना रहे। सॉलिड जैसे कि मेरा कहने का मतलब वाटर हो गया, तो वहाँ पर क्या होगा कि अगर वाटर के साथ से सुने तो तब क्या होगा कि जो इसका इंटेंसिटी ऑफ साउंड है वो कम हो जाएगा, इंटरफेयर कर सकता है किसी के साथ और डिफ्रेक्ट कर सकता है, बट कैन नॉट बी पोलराइज्ड। पोलराइजेशन इज अ प्रॉपर्टी दैट ओनली ट्रांसवर्स वेव कैन है।
ये जो पोलराइजेशन प्रॉपर्टी है वो सिर्फ ट्रांसवर्स वेव के पास हो सकता है, ना कि लॉन्गिट्यूडनल वेव के पास। रेंज का क्या मतलब होता है? ऐसे तो हम क्या बोलते हैं उसे, सेकेंड की थर्ड चैप्टर है वो, मैकेनिक्स का। रेंज मतलब क्या होता है? डिस्टेंस होता है एक एक्सिस में, कि जहाँ से हमने एक पार्टिकल को थ्रो किया और जो वो पार्टिकल एक पॉइंट पे जाके गिरा तो कितना डिस्टेंस लिया, डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस लिया, ना कि वर्टिकली। तो उससे क्या बोलते थे हम? रेंज बोलते थे प्रोजेक्टाइल मोशन। लेकिन यहाँ पर एक्चुअल क्या मतलब है इसका? रेंज का मतलब है इंफ्रासोनिक साउंड। यहाँ पर भी वही मतलब है। तो ये जो इंफ्रासोनिक साउंड का मतलब है कि हम लोग नहीं सुन सकते, ये कांट ही है, बल्कि एनिमल कोई सुन सकता है वो। हाँ, ऑडिबल साउंड है ये हमारे लिए, ह्यूमन के लिए क्या है? ऑडिबल साउंड है। वो किसके बीच में होता है? या तो 20 हर्ट्स हो सकता है, या फिर ये एफ जो रहेगा या तो इक्वल रहेगा 20 हर्ट्स, या फिर ये ज़्यादा हो सकता है, और या फिर ये इक्वल हो सकता है 20,000 हर्ट्स के, या फिर उससे छोटा होगा। और जो ये इंफ्रा साउंड है वो एफ रहेगा, वो लेस देन रहेगा 20 हर्ट्स के। तब इस इतना कम रहेगा, 20 हर्ट्स से कम रहेगा तो हम सुन नहीं पाएंगे। तो हम सुन सकते हैं तभी अगर 20 हर्ट्स है या 20 हर्ट्स से ज़्यादा है, लेकिन 20,000 हर्ट्स से कम रहना चाहिए या फिर उसके इक्वल रहना चाहिए, तभी हम सुन सकते हैं कोई साउंड। फिर उसके बाद है अल्ट्रासोनिक साउंड है, यह एलिफेंट ये सब के लिए है। जैसे एफ इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या रहता है? एफ बड़ा रहता है 20 के हर्ट्स, यानी 20,000 हर्ट्स से ज़्यादा अगर एफ है तो इसका मतलब है हम लोग को, मतलब समझ रहे हो, कान का पर्दा उड़ जाएगा अगर 20,000 हर्ट्स से ज़्यादा रहेगा तो ये सभी देखो तीनों अलग अलग के लिए है। ये छोटे छोटे एनिमल होते हैं जिनको सुनाने में मतलब उन सबको बहुत ही, जैसे चूहा वगैरह, उस सबको कम साउंड में ही उन्हें क्या बोलते हैं, वो एक्टिव हो जाता है, वो सब एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन हमें एक्टिव होने के लिए, हमें साउंड सुनने के लिए कम से कम इसके बीच में रहना चाहिए हर्ट्ज, साउंड के हर्ट्ज इतना बीच में रहना चाहिए। अल्ट्रासोनिक साउंड है 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है तो इसका मतलब हमारा कान डैमेज कर सकता है। और ये दूसरे दूसरे एनिमल्स के लिए अल्ट्रासोनिक साउंड, जो हमारे लिए है, इंसान के लिए वो ऑडिबल साउंड है। इक्वेशन ऑफ अ साउंड वेव क्या होता है? कैन बी डिस्क्राइब्ड इनटू टू वेव्स। इक्वेशन ऑफ अ साउंड वेव टू वेव्स में डिस्क्राइब किया जा सकता है। एक है डिस्प्लेसमेंट वेव फॉर्म और दूसरा है प्रेशर वेव फॉर्म। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारे पास एक ऑलरेडी एक इक्वेशन है जो कि इसका बेस है एस एच एम से। तो एक्स इज इक्वल टू होता है ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। वही होता है बी जो है, यहाँ पर पी है, प्रेशर के रूप में काम कर रहा है। और जो प्रेशर वेव फॉर्म आया है, ये आया है लिक्विड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ फ्लूइड चैप्टर से आया था, जो कि पी इज इक्वल टू होता है पी नॉट कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो पी इज इक्वल टू क्या है? बी ए के। तो बी बी क्या है यहाँ पर? बुल्क मॉडुलस है, और ए है डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड है, और के एस ए प्रोपैगेशन कांस्टेंट है। तो यहाँ पर रखना, याद रखना, के इज अ न्यू टाइम विच इज अ कांस्टेंट दैट इज नोन एज अ प्रोपैगेशन कांस्टेंट। नोट में क्या है कि जो फाई है वो बिटवीन लाई करता है, बिटवीन किसके? डिस्प्लेसमेंट एंड प्रेशर वेव इन साउंड वेव इज, कितना होता है इसका वैल्यू? पाई अपॉन टू। जो फाई है इन साउंड वेव, इसका वैल्यू होता है पाई अपॉन टू, और ये बिटवीन होता है किसके? डिस्प्लेसमेंट एंड प्रेशर वेव के। स्पीड ऑफ साउंड की बात करें तो वी इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ ए अपॉन पी। ये पी नहीं है, ए अपॉन डेंसिटी, रो बोलते हैं इसे। तो ई है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और डी है डेंसिटी, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ई इज नॉट एनर्जी ओवर ए। इन स्पीड ऑफ साउंड ए इज नॉट एनर्जी बट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एंड डी इज अ डेंसिटी, वी इज अ वेलोसिटी। फॉर सॉलिड्स जो वी आता है वो आता है फॉर सॉलिड के लिए। सॉलिड के लिए हमारे पास क्या है? वाई अपॉन डेंसिटी है, और दिस इज अ परसेंट इन अंडर रूट। यहाँ पर अब इलास्टिसिटी कनेक्ट हो रहा है, इलास्टिसिटी ओवर हियर इट इज अ कनेक्टिंग। तो लेमदा अपॉन रो क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ लेमदा अपॉन रो होगा विल बी इक्वल टू वी। इन केस ऑफ लिक्विड फॉर दिस सॉलिड वी हैव वी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ लेमदा। इसे लेमदा नहीं बोलते, मॉडुलस ऑफ यंग मॉडुलस बोलते हैं, यंग मॉडुलस अपॉन रो। लेकिन इन द केस ऑफ लिक्विड एंड गैसेस, जैसे वी
लेकिन अगर वही चीज लिक्विड और गैसेस में, तब क्या होगा, वी हो जाएगा, वी विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बोल्ट मॉडुलस अपॉन रो हो जाएगा, रो रो। तो स्प्रेड के लिए क्या है, फॉर द सॉलिड हमारे पास है वी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ यंग्स मॉडुलस अपॉन डेंसिटी। फॉर द लिक्विड एंड गैसेस के लिए है वी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बी अपॉन रो, बी इज बोल्ट मॉडुलस। नोट करना है हमें कि स्प्रेड ऑफ साउंड वेव्स है, स्प्रेड ऑफ साउंड वेव्स देखो, जो सॉलिड है, सॉलिड 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 में क्या रहेगा, सॉलिड में स्पीड रहेगा, स्पीड जो रहेगा साउंड वेव का वो ज्यादा रहेगा, ज्यादा रहेगा। लिक्विड में स्पीड ऑफ साउंड वेव तो किस में ज्यादा रहेगा, तो यहाँ पर ये लिक्विड में ज्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू गैस, और सॉलिड में ज्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू लिक्विड। तो लाइट वेव्स है वो वैक्यूम में ट्रैवल करता है, वैक्यूम में ज्यादा डिस्टेंस दे पाएगा, लेकिन लिक्विड में कम, सॉलिड में कम। सबसे जो कम रहेगा वो सॉलिड में, नॉर्मल जो रहेगा लिक्विड में, और जो नॉर्मल सबसे कम तो वैक्यूम में रहेगा। लाइट वेव सबसे ज्यादा ट्रैवल किस में कर पाता है, तो वैक्यूम में कर पाता है। फिर धीरे धीरे उसका जो स्पीड है वो कम हो जाएगा गैस में, फिर और कम हो जाएगा लिक्विड में, और उससे भी ज्यादा कम हो जाएगा सॉलिड में। इसी प्रकार क्या है कि जो स्पीड ऑफ साउंड वेव है सॉलिड में होता है, फिर धीरे धीरे कम होता है लिक्विड में, फिर वेव गैसेस में उसका साउंड स्पीड है वो साउंड वेव को कम हो जाता है। देन वी कम्स टू वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसेस। अगर हम बात करें वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसेस, तो न्यूटन्स फॉर्मूला ये कहता है आंसर थर्मल प्रोसेस वाला, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी अपॉन रो, वेयर b इज इक्वल टू p एट एस टी पी। एट एस टी पी पर देखें तो v इज इक्वल टू क्या, अंडर रूट ऑफ 1.013 मल्टीपल 10⁵ अपॉन 1.29, जो कि एप्रोक्स होता है 280 मीटर पर सेकेंड। दिस इज अ लेस देन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आया उससे कम है, 280 मीटर पर सेकेंड। तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू था 332 मीटर पर सेकेंड था। लैप्सिस लैपलेस करेक्शन क्या करता है, लैपलेस करेक्ट करता है कि एडियोबैटिक प्रोसेस लगा के, जो कि होता है यहाँ पर थर्मल, क्या बोलते हैं उसे, थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है। इलास्टिसिटी भी कनेक्ट हुआ, थर्मोडायनेमिक्स भी कनेक्ट हुआ, और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड भी कनेक्ट। नाउ वी आर कनेक्टिंग थर्मोडायनेमिक्स, तो v इज इक्वल टू क्या है, अंडर रूट ऑफ आर पी अपॉन रो, रो इज अ डेंसिटी। एडियोबैटिक बुल्क मॉडुलस क्या होता है, क्या इज इक्वल टू आर पी। आर क्या है यहाँ पर, एडियोबैटिक इंडेक्स, तो यहाँ पे v इज इक्वल टू क्या, अंडर रूट ऑफ आर स्मॉल आर देन ग्रेटर आर पी अपॉन एन। v is a directly proportional to v is a directly proportional to अंडर रूट ऑफ, वहीं पर देख सकते हैं कि जो v है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है 1 अंडर रूट ऑफ। then T is absolute temperature और m है molar mass of the gas, dependency of the speed of sound। इस चीज पर ये डिपेंड करता है स्पीड ऑफ साउंड। पहला है इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहा तो डेंसिटी कम रहेगी, अगर ह्यूमिडिटी कम रहा तो डेंसिटी ज़्यादा रहेगी। एज v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ curly p upon rho, with rise in humidity तो v increase करेगा। this is why sound travel faster in humid air than in dry air। humid air में ज़्यादा साउंड ट्रैवल करता है एज कम्पेयर टू ड्राई एयर में, सूखा एयर में। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पी मॉइस्चर एयर, एयर की जो डेंसिटी है वो एयर क्या बोलते हैं उसे, ह्यूमिड एयर ड्राई एयर, डेंसिटी ज़्यादा किस में रहेगा, अगर डेंसिटी ज़्यादा रहा तो उसमें ट्रैवल कम होगा, साउंड ट्रैवल कम रहेगा। अगर डेंसिटी कम रहा तो साउंड ट्रैवल ज़्यादा होगा। सो वी मोस्ट ईयर वी ड्राई ईयर। यहाँ से हमें समझ में आता है कि अगर कम कम एयर है, डेंसिटी कम है, तो इसका मतलब वहाँ वेलोसिटी ऑफ द स्पीड स्पीड वेलोसिटी ऑफ साउंड ज़्यादा रहेगा, लेकिन डेंसिटी ज़्यादा है तो फिर उस केस में वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ क्या बोलते हैं साउंड उसका ज़्यादा रहेगा।
then V arms is equal to sound velocity sound in gas. सेकेंड इज इफेक्ट ऑफ अ टेम्परेचर, टेम्परेचर का इफेक्ट होना, ये डिपेंड करता है इस ये डिपेंडेंसी। लेट स्पीड ऑफ अ साउंड इज वी नॉट एट द जीरो टेम्परेचर, मान लो साउंड की स्पीड है वी नॉट है एट जीरो टेम्परेचर एंड स्पीड ऑफ अ साउंड इज वी टी एट टी टेम्परेचर। यहाँ से वी टी अपॉन वी नॉट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी अपॉन टी, जो कि इक्वल होता है अंडर रूट ऑफ टी प्लस 273 अपॉन 273 टी प्लस 273 अपॉन 273 रेस्ट पावर 1 अपॉन, यहाँ टी है सो इन डिग्री सेल्सियस है और यहाँ से वी टू जो आएगा वी नॉट अपवर्ड की ओर चला जाएगा, वी नॉट अपवर्ड की ओर बचा क्या, तो यहाँ से वी कैन सी कि 1 प्लस टी अपॉन 556 आफ्टर सिंप्लीफाइंग, तो चेंज इन वेलोसिटी देखें तो वी नॉट अपॉन टी अपॉन वी नॉट टी अपॉन 546 and this is equal to 0.61 when temperature rise by 1 Celsius, अगर temperature 1 degree Celsius से बढ़ेगा then velocity of sound will increase by 0.61 मीटर पर सेकंड। अगर एक एक सेल्सियस डिग्री से बढ़ता जाएगा, जैसे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा तो फिर वेलोसिटी ऑफ साउंड विल इंक्रीज जस्ट बाय 0.61 मीटर पर सेकंड। अगर फिर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो फिर ये 0.61 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा साउंड का। तीसरा जो डिपेंडेंसी है वो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का इफेक्ट होना। अच्छा, पहला क्या था कि वो ह्यूमिडिटी का था इफेक्ट, और फिर दूसरा में टेम्परेचर का, और तीसरा में इफेक्ट ऑफ प्रेशर, जो कि इक्वल होता है वी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर पी अपॉन रो। तो पी क्या है यहाँ पर प्रेशर है, तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्मॉल आर बिग आर पी अपॉन ई। फिर उसके बाद प्रेशर हैज नो इफेक्ट, प्रेशर के पास कोई इफेक्ट नहीं होता ऑन दी velocity in a gas as long as the temperature remains constant, जब तक टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहेगा तब तक प्रेशर के पास कोई भी इफेक्ट नहीं रहेगा और क्या बोलते हैं वेलोसिटी पर, इन गैस की बात हो रहा है। फिर नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ अ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट, नो इफेक्ट ऑफ अ फ्रीक्वेंसी ऑन द स्पीड ऑफ अ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता फ्रीक्वेंसी का, साउंड वेव्स ऑफ अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ट्रैवल विद द सेम स्पीड इन एयर थ्रू, जो साउंड वेव्स होता है डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का वो ट्रैवल करता है इन द सेम स्पीड्स के साथ ट्रैवल करता है इन एयर, ऑल्दो देयर वेवलेंथ इन एयर आर डिफरेंट, भले ही उनका जो वेवलेंथ होता है वो अलग होता है, एयर में अलग होता है, लेकिन स्पीड सेम रहेगा। अगर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है तो स्पीड सेम रहेगा, पहले ही हम जानते हैं कि वेवलेंथ डिफरेंट होता है एयर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड क्या है इसका? पहला है लाउडनेस ऑफ साउंड। अच्छा, लाउडनेस ऑफ साउंड में किस पर डिपेंड करता है? रेफर्स टू इंटेंसिटी, ये हमें क्या देता है? इंटेंसिटी देता है। अफकोर्स अगर इंटेंसिटी कम या ज़्यादा रहेगा तो उससे हमारा लाउडनेस ऑफ साउंड वेव कम ज़्यादा रहेगा। इंटेंसिटी कम रहा तो इसका मतलब लाउडनेस ऑफ साउंड वेव इज लेस। ग्रेटर द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, जितना वाइब्रेशन ज़्यादा रहेगा उतना ही इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगा। अगर इंटेंसिटी उतना ही ज़्यादा है तो लाउडनेस भी उतना ज़्यादा रहेगा। तो अगर इट डिपेंड्स, अगर वाइब्रेशन कम है तो इंटेंसिटी कम है, इंटेंसिटी कम है तो साउंड कम है, साउंड अगर कम है तो इसका मतलब इंटेंसिटी कम है, इंटेंसिटी कम है इसका मतलब वाइब्रेशन कम है। तो हमें अगर साउंड ज़्यादा प्रोड्यूस करना है तो वाइब्रेशन ज़्यादा प्रोड्यूस करना होगा। इसी बीच में इंटेंसिटी एक प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस नहीं होता, बस वो वाइब्रेशन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो हम कहते हैं कि इंटेंसिटी ज़्यादा है। किसका? साउंड का इंटेंसिटी ज़्यादा है। इसका मतलब है कि वो जो साउंड का आवाज़ सुनाई दे रहा है, पिच हो सकता है, एक चीज़ और होता है उसे बेस क्या बोलते हैं, वो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, वाइब्रेशन ज़्यादा है तो इसका मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, तो ये इससे हमें पता चलता है कि साउंड कम और ज़्यादा कैसे आ रहा है। तो दिस साउंड लेवल और लाउडनेस इन डिस्क्रिबल्स dB इन dB इज गिवन बाय, जो ये लाउडनेस है लेवल है इसे मापा जाता है डीबी में। तो 1 dB होता है दैट इज इक्वल टू 1 dB, बी 1 B इज इक्वल टू 10 डेसिबल होता है, डीबी होता है। तो एल इज इक्वल टू 10 log 10 इंटू आई अपॉन आई नॉट।
तो याद रखना जो साउंड इंटेंसिटी या फिर लाउडनेस ऑफ साउंड और से मेजर किया जाता है डीबी में, जिसे हम डेसिबल बोलते हैं, डेसिबल ना कि डेसिमल। टू रेफरेंस इंटेंसिटी लेवल द quickest साउंड दैट द एवरेज ह्यूमन ईयर कैन, मतलब कि वो सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी लेवल क्या होगा जहाँ तक हमें वो सुन सकता है, ह्यूमन के कान में सुन सकता है, वो होता है हाई नोट इज इक्वल टू 10⁻⁻12 वोट अपॉन मीटर स्क्वायर। इतना तक ह्यूमन की ईयर है वो सुन सकता है। पिच, पिच ये रिफर्स करता है फ्रीक्वेंसी को, पिच है वो रिफरेंस करता है फ्रीक्वेंसी को। जो लाउडनेस ऑफ साउंड वेव था ये रिफरेंस कराता है इंटेंसिटी को, लेकिन जो पिच है ये रिफर्स करेगा फ्रीक्वेंसी को, बताएगा कि देखो स्टिलनेस और हार्डनेस ऑफ साउंड इज नोन एज अ पिच। जो साउंड की हार्डनेस है या फिर स्टिलनेस है, तो स्टिलनेस से हमें पतली आवाज़ सुनाई देता है और हार्डनेस से मोटी आवाज़ सुनाई देता है। जो कि हार्डनेस होता है इंसान क्या बोलते हैं आदमी का, और जो स्टिलनेस होता है वो औरतों का होता है बिगड़े। तो सर ये क्या है स्टिलनेस और हार्डनेस? हार्शनेस ऑफ अ साउंड इज नॉन एज अ पिच, हायर द फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और उसका जो डिस्टेंस है बिटवीन वो कम, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो हायर विल बी पिच, तो पिच ज़्यादा होगा। अगर सीएलएस विल बी सीएलएस, यानी साउंड वो होगा, वो साउंड क्या होगा सीएलआर होगा। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी कम है, फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो इसका मतलब है शेडलेस जो साउंड है। क्वालिटी क्या रिफर्स करता है? हार्मोनिक्स की ओर रिफर्स करता है। इट इज़ अ सेंसेशन रिसीव्ड बाय ईयर ड्यू टू वेवफॉर्म। Quality of the sound depends on a number of overtones, harmonic percent। उसके बाद है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। सुपरपोजिशन का मतलब होता है एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा। The net displacement of a medium at any point in a space of time is a simply the vector sum of individual wave displacement। ये वाई होता है, वो इक्वल होता है वाई वन, यानी यहाँ पर एक से ज़्यादा है तो उस केस में हम उससे क्या बोलते हैं, वहाँ पर हम यूज करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। एप्लीकेबल, ये सब एप्लीकेबल है टू ऑल टाइप्स ऑफ वेव लाइक लाइट वेव, साउंड वेव्स etc, बट नॉट एप्लीकेबल टू लार्ज एम्पलीट्यूड वेव्स लाइक शॉक वेव्स, लेजर वेव्स etc। इन सुपरपोजिशन एनर्जी कंजर्व रहता है और डिस्ट्रीब्यूटेड किया जाता है, द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, जो टू वेव्स है वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स हैविंग सेम लेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, देन y विल बी इक्वल टू a sin ओमेगा t, तो y2 विल बी इक्वल टू a2 sin ओमेगा t प्लस फाइव, यहाँ फाइव ऐड हो जाएगा। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिलेगा वो होगा y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस थीटा। तो थीटा क्या है? रिजल्टेंट फेज है। थीटा क्या है? रिजल्टेंट फेज। बस फाइव की जगह थीटा आ गया जो कि हमें रिजल्टेंट फेज दे रहा है। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा? ए विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos थीटा, ये रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट वही वैक्टर यूज हो रहा है यहाँ पे। अब वैक्टर कनेक्ट हुआ रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होता है? आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस टू इंटू अंडर रूट ऑफ I1 इंटू I2 cos थीटा, cos फाइव है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है, ये A1 है, ये A2 है, ये अल्फा है, और ये फाइव था, ये अल्फा है। इस केस में जो एंगल है बिटवीन रिजल्टेंट एंड वन ऑफ अ कंपोनेंट, then that will be our tan alpha is equal to a2 sin phi upon a1 plus a2 cos phi। Condition for maximum intensity, that is our conservative interface। जो फेस डिफरेंस है that will be our phi is equal to 2 pi 2 n pi, where n जो है वो नेचुरल नंबर आता है, और जो नेचुरल या वोल नंबर बोल फेज डिफरेंस है that is a change in x which is equal to n lambda। जो आई मैक्सिमम होता है वो होता है I1 प्लस I2 प्लस टू इंटू अंडर रूट ऑफ I1 इंटू I2। जो कंडीशन फॉर मिनिमम इंटेंसिटी है उसे हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेस भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर फाई जो होता है वो इक्वल होता है 2n-1 टू पाई, और जो n है यहाँ पर नेचुरल नंबर है। जो चेंज इन एक्स है, चेंज इन एक्स जिसे हम पाथ डिफरेंस कह रहे हैं, तो एक्स क्या डिस्प्लेसमेंट है,
फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में बहुत अंतर है, ठीक है। ये फेज डिफरेंस डेटा थीटा एज अ थीटा वैल्यू देता है, जो पाथ डिफरेंस है वो एज अ डिस्प्लेसमेंट वैल्यू देता है। तो यहाँ पर चेंज इन एक्स दैट इज इक्वल टू 2n-1 इंटू लेमडा अपॉन 2। तो आई जो मिनिमम मिलेगा वो इक्वल होगा I1 प्लस I2 माइनस 2 इंटू अंडर रूट ऑफ I1 इंटू I2। इस तरह दिस विल बी सिंप्लीफाइड। फिनोमिना ऑफ इंटरफेस, जो इंटरफेरेंस का फिनोमिना है वो बेस्ड होता है ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड होता है। तो बीट्स क्या होता है? नाउ लेट्स टॉक अबाउट बीट्स phenomena of a periodic change phenomena of a periodic change in the intensity of a sound के intensity में जो periodic का phenomena of a periodic change होता है in the intensity of a sound when two waves of a slightly different frequencies oppose with each other। तो इसमें क्या फ्रीक्वेंसी कम है, इसमें फ्रीक्वेंसी ज़्यादा। द वाइब्रेशन इन इंटेंसिटी ऑफ साउंड बिटवीन सक्सेसिव maximum or minimum is called 1 bit। Number of beats per second is known as a beat frequency। नंबर ऑफ beats, अब जो नंबर ऑफ beats है वो फ्रीक्वेंसी है, बट पर सेकेंड क्या कहलाएगा? बीट फ्रीक्वेंसी। इन एक सेकेंड में कितना नंबर ऑफ beats पास हो रहा है, दैट इज बीट फ्रीक्वेंसी। if f1 and f2 are the frequencies of the two sound waves that interfere to produce a beats, then जो beat frequency होगा that will be change in f1 minus f2। टाइम पीरियड ऑफ वन बीट, जो वन बीट का टाइम पीरियड होगा और टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमम एंड मिनिमम, then this t will be equal to 1 upon change in f1 minus f2। time interval between time interval between a minimum and the immediate maximum, then it will be equal to 1 upon 2 into change in f1 minus f2। key points क्या है कि maximum number of bits that can be heard by a human is 10 per second, जो ह्यूमन के द्वारा सुना जा सकता है। इन दैट केस जो मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट्स होगा वो 10 पर सेकेंड होगा। इफ अ मोर देन 10 बिट्स, अगर 10 बिट से ज़्यादा है आर प्रोड्यूस, अगर 10 बिट से ज़्यादा प्रोड्यूस किया जा रहा है, देन नंबर ऑफ बिट्स प्रोड्यूस आर सेम बट नंबर ऑफ बिट्स हेयर्ड आर जीरो, जो सुना जाता है बिट्स वो जीरो होता है। इन केस ऑफ बिट्स एम्पलीट्यूड इज ए फंक्शन ऑफ अ टाइम, बिट्स के केस में एम्पलीट्यूड है वो एक टाइम का फंक्शन है। फिलिंग द progress of a tuning fork। Then we talk about a reflection of a transverse wave in stream। जो transverse waves can reflect or refract when they encounter। Here rarer और denser की बात हो रही है, denser और rare। Then stationary waves in case of a reflection from rigid end। 29 pages। There are 29 pages।